Hello everyone. We are supposed to discuss about the citric acid cycle today. ठीक है? The citric acid cycle or we can say the tricarboxylic acid cycle. ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है इट एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है, अब इसमें जो कि पायरुवेट है, ओके, पायरुवेट से क्या बना यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बन गया. ये रिएक्शन हमने लास्ट सेक्शन में ही देख ली थी. ओके, अब इसमें ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इट इज कंबाइनिंग और इट अंडरगोस under the process of the condensation, ठीक है, and it combines with the oxaloacetic acid. ठीक है, the acetyl coenzyme combines or undergoes the process of the condensation with the oxaloacetic acid. Okay, now which further converts into another I'd say acid that is known as the citric acid. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं citric acid. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम या डायरेक्ट यहाँ पे पहली रिएक्शन तो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट एंजाइम का नाम लिख देती हूँ. ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम विद द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है, इस फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट सिंथेस. ठीक है, उसको कौन सिंथेसाइज करता है, सिट्रेट सिंथेस. ठीक है, it catalyzes, yeah, it is responsible for the reaction of the condensation of the acetyl coenzyme with the oxaloacetic acid, okay, which further converts into the citric acid. ठीक है, ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम एक 2 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, और ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड. तो दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस हुए और उन्होंने फर्दर क्या बनाया, सिट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, अब ये जो सिट्रिक एसिड है इट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू सिस एकोनिटिक एसिड. ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन इसके बीच में ये जो स्टेप्स हैं, ठीक है, इसके बीच में दिस सिट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू सिस एकोनिटिक एसिड. ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू सिस एकोनिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एकोनिटेज. ठीक है, एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या है, एकोनिटेज. ओके, फर्दर ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है इट कन्वर्ट्स इनटू आइसोसिट्रिक एसिड. ठीक है, इट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू आइसोसिट्रिक एसिड. ठीक है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एकोनिटेज, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एकोनिटेज. अच्छा, जब ये सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, विद द एंजाइम एकोनिटेज आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, फिर ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू द अल्फा ग्लूटारिक एसिड. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा ग्लूटारिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम, यहाँ पे मैंने इन दोनों के एंजाइम साइड में लिख दिए थे. ठीक है, यहाँ पे मैं इस रिएक्शन को नंबर 2 नाम दे रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, द सिट्रिक एसिड या मैं कहूँ दिस आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू दी
अल्फा ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के रिएक्शन में CO2 इज बीइंग एलिमिनेटेड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, एंड द ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो अकरिंग, ठीक है, NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH प्लस H प्लस में, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बना, अल्फा ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। नाउ दिस अल्फा ग्लूटारिक एसिड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू दी सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। फिर ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, दिस कन्वर्ट्स इनटू दी सक्सिनिक एसिड, ठीक है, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, दिस फर्दर कन्वर्ट्स इनटू दी सक्सिनिक एसिड, ठीक है। और जब ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, देयर इज रिलीज ऑफ ATP। जब ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो देयर इज रिलीज ऑफ ATP, ठीक है। इन ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, एंटर्स द रिएक्शन, ठीक है, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंटर्स द रिएक्शन, ओके, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द ATP, ओके। और यहाँ पे जब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो CO2 इज रिलीज, तो क्या होता है, CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। और जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, ATP इज रिलीज्ड एंड कोएंजाइम इज ऑल्सो रिलीज, ठीक है, ATP एंड कोएंजाइम इज रिलीज्ड, ओके। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम क्या कर रहा है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या रिलीज हो रहा है, CO2 और NADH प्लस H प्लस, ठीक है। नाउ दिस सक्सिनिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू दी फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, दिस सक्सिनिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू दी फ्यूमेरिक एसिड, ओके। ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड में, ओके। फिर ये फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में, विद द रिलीज ऑफ द H2O, with the release of the H2O this fumaric acid converts into the malic acid and then the malic acid further converts into the oxaloacetic acid। यहाँ पे जो आपका मैं कहूँ जो सिट्रिक एसिड साइकिल दे रखा है इट इज क्वाइट शॉर्ट, ठीक है। इसको एक बार अपन पूरा अगर नया बनाने की कोशिश करें तो एसिटाइल कोएंजाइम, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा था सब, है ना। यहाँ से ये आया एसिटाइल कोएंजाइम और यहाँ से आएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रिक एसिड में, ओके। सिट्रिक एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस एकोटेनिक एसिड में, ठीक है। ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आइसो सिट्रिक एसिड में, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा के ए लिख रही हूँ, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन से सिट्रेट सिंथेस, ठीक है, Fe प्लस और एकोनिटेस, Fe प्लस एकोनिटेस, यहाँ पे
आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये फर्दर कहाँ कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। ठीक है, यहाँ तक अपन को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होगा मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, अब ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, सेट ऑफ रिएक्शंस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ओके, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि अगेन वापस हैपेजाइट मैनर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। फर्स्ट इज द एंजाइम फ्यूमरेज, ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये है बेसिकली हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी कौन से रिएक्शन में होगा, सक्सिनाइल कोलिन जब कोएंजाइम जब सक्सिनिक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, तो देयर विल बी दी सिंथेसिस ऑफ दी एटीपी। ठीक है, रिएक्शन में क्या जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वापस बाहर क्या निकलेगा, एटीपी। ओके, बाकी क्या है, सब कुछ सेम है जो भी रिएक्शन है। ठीक है, जहाँ पे CO2 निकल रहा है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है, CO2 निकल रहा है, NAD प्लस NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये सब जो है वो बाकी सारे सेम है। जो एडिशन मैंने किया है इसमें यहाँ पे, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द ATP एंड दिस इज बेसिकली आवर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिट्रिक एसिड पाथवे या क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, चलो, ये तो थी हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसमें गौर से देखें, ओके, तो या मैं कहती हूँ इसको अभी मिटा दो। ठीक है, इससे तो कंफ्यूजन होगा, इसको रहने देते हैं। ठीक है, एटीपी वगैरह, अगर अपन इसको छोड़ के एक चीज़ देखें तो भाई यहाँ पे तो अपन को ना कोई ऑक्सीजन मिला ना कोई बात। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल से हमको क्या मिला, कुछ भी तो नहीं है ना, ऐसा जब अपन को देखा जाए तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर अपन इसकी मोटी मोटी अगर अपन एक रिएक्शन देखें, ओके, अगर अपन इसकी एक रिएक्शन देखें तो अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे आपको एटीपी नहीं बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है इट इज शोइंग एटीपी, राइट, कि यहाँ पे क्या गया, पायरविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस प्लस FAD प्लस प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या गया, ये हमारे सबस्ट्रेट थे जो हमने रिएक्शंस में एंटर कराए। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये रिएक्शन हुई, इट गेव अस इन टर्न 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH प्लस 4H प्लस, ठीक है, प्लस FADH2 और
ATP। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव टिल नाउ सीन द ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस। ठीक है, 2 of FADH2 have been synthesized besides just 2 molecules of ATP in the TCA cycle। ठीक है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं TCA साइकिल में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ओके, यहाँ पे जो वो रिएक्शन अपन ने देखी वो कितनी थी? 1 पायरुविक एसिड के लिए थी। ठीक है, अगर 2 के लिए होगी तो ऑटोमेटिकली सारा मामला डबल हो जाएगा, इसलिए आपको ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस। ठीक है, क्योंकि ये पायरुविक एसिड, 1 पायरुविक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे इस रिएक्शन में, लेकिन एक्चुअली सिंथेसाइज कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, इसलिए इसका डबल हो जाएगा इस रिएक्शन का जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात यही आती है कि भाई यहाँ पे तो OTP आया ही नहीं, OTP क्या, सॉरी, यहाँ पे तो O2 का सिंथेसाइज ऐसा मेन हुआ ही नहीं। ओके, और अगेन क्या चीज़ है कि जो ATP है वो भी कितने? 2 ही सिंथेसाइज हुए। ठीक है, तो हम क्या करें? मतलब ये प्रोसेस भी क्या यूं ही था कि इसमें बस इतनी सी एनर्जी के लिए हमने इतनी माथापच्ची की, इतने सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाए? नहीं, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं TCA साइकिल के, ठीक है, दैट इज द NADH प्लस H प्लस एंड FADH2, these helps in the synthesis of the ATP molecules। ठीक है, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये हेल्प कैसे करते हैं हमको? थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द ऑक्सीडेटिव phosphorylation। Again we will take it very easy। okay, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, अपन इसको थोड़ा इजीली लेके चलेंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करके ही देखते हैं वरना कंफ्यूजन होगी। बेसिकली यहाँ पे अभी अपन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप समझ रहे हैं तो, कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सिंथेसाइज हुए हैं, कौन से? NADH प्लस H प्लस और FADH2। ठीक है, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, विच अगेन फॉर्म्स बेसिकली अ टाइप ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, जिसकी वजह से जब वो ग्रेडियंट टूटता है तब क्या होता है? ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अपन इसको एक बहुत इजी फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, आई विल ड्रॉ दिस। ठीक है, सपोज ये क्या है? हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टू इलेक्ट्रॉन्स एंड OH2। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि आई फॉरगॉट टू पुट ऑन द पिक्चर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे। ठीक है, B और FES।
H2 again CY. कुछ ऐसा दिखता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ वाला जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस वन इज बेसिकली द सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ओके, दिस वन इज द थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज द फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें बेसिकली कितने कॉम्प्लेक्सेस है? 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ओके। दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकेंड वन, दिस वन इज द थर्ड वन, ये जो है दिस इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज द फोर्थ वन, ओके। अब बात ये है कि ये मैंने शॉर्ट फॉर्म और थोड़ा सा इजी तरीके में बनाया, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी चीज समझेंगे। ये जो काम हो रहा है, ठीक है, ये काम हो रहा है हमारी इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अगर अपन इस तरफ देखें तो अंदर क्या होगी? मैट्रिक्स होगी, माइटोकॉन्ड्रियल क्या होगी? मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और यहाँ अगर अपन बाहर देखें, ठीक है, तो ये अपन मान लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ज़्यादा सर ना लड़ाते हुए बहुत सिंपल से इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। जो मैं कहूँ कि जो NaDH2 है, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि जो NaDH2 है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो क्या हुए? ब्रेक डाउन हुए मैट्रिक्स में। ये पहले वाला काम कहाँ चल रहा था? मैट्रिक्स में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना सपोज NaDH2, ठीक है, इसका जब ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, इसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स मान ले, ठीक है, और एक NAD प्लस, ठीक है। NaDH2 का ब्रेक डाउन हुआ तो हमको क्या मिले? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और NAD प्लस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ एंटर कर जाएंगे? हमारी इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, टू टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स और NAD प्लस कहाँ पड़े रहेंगे? मैट्रिक्स में ही पड़े रहेंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दीज विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक मिनट, ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाएंगे? ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास, ठीक है। तो यहाँ से आया हमारा इलेक्ट्रॉन, ओके, और ऐसे जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन चलेगी उसकी, ओके। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में वो नीचे उतरता है, ठीक है, कैरियर्स क्या करते हैं? यहाँ नीचे जा रहा है ना इसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसफर होगा, द एनर्जी विल बी रिलीज, ठीक है, व्हेन इट विल पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। अब जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है, इट विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है, और इस एनर्जी को कंज्यूम करके क्या किया जाएगा? ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, हर स्टेप पे जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है
2 protons will be transferred from the mitochondrial matrix to the intermembranous space. ठीक है, हर स्टेप पे जब जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो it will transfer 2 protons from the mitochondrial matrix to the intermembranous space. ठीक है, अब क्या होगा कि अगेन ये तो हो गई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात. ठीक है, जैसे ही वापस इलेक्ट्रॉन सेकेंड कॉम्प्लेक्स से पास होंगे, ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स से जब पास हुए अगेन एनर्जी विल बी release. ठीक है, again energy will be released and this energy will again be used to pump the protons from the mitochondrial matrix to the intermembranous space. ठीक है, to the intermembranous space. Again when it will pass, when the electrons will again pass through the electron transport third complex. ठीक है, electron transport थर्ड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहां से जब ये पास होगा, ओके, यहां से जब थर्ड से क्या कर रहा है, फोर्थ में एंटर कर रहा है, अगेन यहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी थर्ड कॉम्प्लेक्स से. ठीक है, फिर से ये एनर्जी कहां पे कंज्यूम हो जाएगी, प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करने में. ठीक है, तो अगेन 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन्स क्या हो गए, पंप हो गए. ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे, ठीक है, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी. ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी. ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी मॉलिक्यूल ऑफ दी हाफ O2. सिर्फ O नहीं लिख सकते नॉर्मल ऑक्सीजन, इसलिए अपन यहाँ पे हाफ O2 लिख रहे हैं, मतलब एक O2 है ना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, हमारी O2 के पास में. ठीक है, जो कि फर्दर क्या बनाएगा आगे, H2O. ठीक है, जो कि आगे फर्दर क्या फॉर्म करेगा, H2O. ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो हमारा बन गया यहाँ पे, जो कि क्या है, H2O. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ, प्रोटॉन कंबाइन हुआ और ये फर्दर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा. ठीक है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दी H2O. अब बात ये है कि ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, लेकिन हमने जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात की थी वो क्या है, तो वो हम देखेंगे. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, कि क्या हो रहा था कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा था. ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि जब वो ग्रेडियंट टूटा विद द हेल्प ऑफ द एटीपेज एंजाइम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एटीपेज एंजाइम जब वो ग्रेडियंट टूटा, ओके, तो क्या हुआ कि एनर्जी वॉज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. सेम टू सेम चीज यहाँ होगी. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम नहीं बना के अगर मैं नॉर्मल भी बता दूं आपको तो ये, ठीक है, कि ये है हमारा मॉलिक्यूल. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता रही हूँ. अब अपन को पता है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो इंटरमेम्ब्रेनस साइड है, मैं ये बोल दूँ, वहाँ पे क्या है, हमारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है. ठीक है, वहाँ पे क्या हमारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ जो एनर्जी रिलीज हो रही थी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयंस जो है वो मैट्रिक्स से कहाँ पंप होते गए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या मैं ये कहूँ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि एटीपेज एंजाइम होता है. ठीक है, एटीपेज एंजाइम जो होता है इट इज बेसिकली एम्बेडेड इन दी मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, तो इसके एटीपेज एंजाइम के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट. रिकॉल करने की कोशिश करो कि ये जो एटीपेज एंजाइम है इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं. वन इज द F0 दैट इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन
and another one is the F1 part that lies outside of the membrane, or I could say it lies in the matrix portion of the mitochondria. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, these ATPase enzymes okay acts as a transmembrane proteins या they act as some gates या channels. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं द मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन आयंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, F0 से आगे F1 में जाके कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से. ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, इस ग्रेडियंट के टूटने से मैं कहूँ, या ये जो रिलीज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस कहाँ से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में, इससे भी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ATP फ्रॉम द ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, इट लीड्स टू द formation of what, ATP from the ADP and the inorganic phosphate. ओके, यहाँ पे भी वही बात हुई कि जब ग्रेडियंट गया ज़्यादा से कम में तो एनर्जी रिलीज हुई. एनर्जी को क्या किया, इस एंजाइम में यूटिलाइज किया और कन्वर्ट कर दिया किसको, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनटू दी ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, ये क्या होता है, बेसिकली अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. ठीक है, और जो हमने अभी समझी थी, अपन ने थोड़ा ज़्यादा इजी तरीके से समझा है. ठीक है, कि जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, कोई ATP सिंथेसिस नहीं होता. ठीक है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या होता है, ATP सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज नहीं होती, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. ओके, इसकी वजह से प्रोटॉन्स क्या करते हैं, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं. ओके, फिर फर्दर ये क्या होते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन्स फर्दर कहाँ जाते हैं, हमारे वापस मैट्रिक्स में जाते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ दी ATPase एंजाइम, थ्रू दी हेल्प ऑफ दी ATPase एंजाइम. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज एबल टू सिंथेसाइज दी ATPs. ठीक है, अब एक और इसमें चीज है कि जो NADH अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये हुआ किसकी वजह से, NADH की वजह से और FADH2 की वजह से. ठीक है, NADH की वजह से और FADH2 की वजह से. ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH gives 3 molecules of ATP. ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ जो NADH है, इट synthesizes 3 molecules of the ATPs, whereas 1 molecule of FADH2 releases the या synthesizes the 2 molecules of the ATP. ठीक है, ये चीज समझ आ रही है. तो आप खुद देखो कि यहाँ पे फिर अब कितने ATP सिंथेसाइज हो जाएंगे कुल मिला के. ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड के जो रिलीज होने से, ओके, तो 2 पायरुविक एसिड अगर रिलीज होता है, ठीक है, तो उसमें कितने बनते हैं, 4 NADH. ठीक है, सॉरी 2 के लिए 8 NADH बनेंगे, तो एक NADH का कितना 3 ATP सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है, तो 8 3 = 24. ओके,
तो ऐसे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटीपीज निकाल सकते हैं फॉर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल. लेट मी से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है ना, एक के लिए कितना है 4 NADH है. ठीक है, तो एक पायरुविक एसिड के लिए देखें तो कितना होगा, 4 NADH मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 4 3 12 ATP. ओके, और सेम चीज FADH2 के लिए भी हो जाएगी. तो दिस इज हाउ इट गोस. ओके, दिस इज द बेसिकली ऑक्सीडेटिव photophosphorylation which helps in the synthesis of these ATPs. Okay, the next topic is the respiratory balance sheet. Okay, इसको तो अपन नॉर्मल रीड ही करेंगे, इसमें एज सच खास कुछ दिया हुआ नहीं है जो हमको पढ़ने की जरूरत पड़े अलग से, है ना. इसको यहाँ रख देते हैं. Now here it is written, it is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise. Okay, these calculations can be made only certain assumptions that there is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis TCA cycle and the ETS pathway following one after another. अगर अपन यहाँ पे नेट ये कह रहा है कि अगर अपन यहाँ पे नेट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ATPs की, ठीक है, तो वो तो अपन उसी शर्त पे निकाल सकते हैं कि भाई अगर अपन मान के चले कि ये क्या है कि एक ही सबस्ट्रेट के हेल्प से क्या कर रहा है, ये तीनों साइकिल चल रही है, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर TCA साइकिल, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट pathway या system. ठीक है, the NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. ये सब assumptions अगर अपन मान के चलें कि ये चीजें लाइन टू लाइन होती जा रही है तो we can calculate the net ATP produced. Okay, none of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Okay, and only glucose is being respired, no other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediary stages. ये बिल्कुल ideal conditions कह रहा है कि अगर अपन मान के चले कि जैसा अपन ने पढ़ा है वैसा ही होता है तो ठीक है, हम सही तरह से नेट एटीपी निकाल सकते हैं कि कितने कंज्यूम हुए और कितने बचे हुए हैं. ठीक है, लेकिन ये सब आइडियल कंडीशंस की बातें हैं. ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पे कह रहा है कि yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. Hence, there can be a net gain of the 38 ATP molecules during aerobic respiration of one glucose molecule. ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि aerobic respiration of one glucose molecule leads to the net gain of the 38 ATP molecules. ठीक है, 38 ATP molecules. ओके, अब ये कह रहा है कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को एक दूसरे से कंपेयर करके देखो. ठीक है, कर लेते हैं. ये पहली बात तो क्या है कि भाई फर्मेंटेशन क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का. ठीक है, इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड. ठीक है, वेयर एज मेनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन. जो हमारा फर्मेंटेशन है उसमें नेट गेन कितना है 2 का, और अभी हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का. ओके, the third is NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, अगर aerobic respiration की बात करें तो NADH is oxidized to NAD plus very vigorously. ठीक है, तो ये 3 बेसिक ऐसे डिफरेंस बताएं. Now the heading is given the amphibolic pathway. ठीक है, amphibolic pathway किसको कहते हैं, सबसे बड़ी बात Bolic means catabolic plus anabolic. ठीक है, कैटाबॉलिक मतलब जो ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको सिंपलर में तोड़ना,
ओके। और एनाबॉलिक जो होती है इट इज दी मेकिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस या बिल्डिंग अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपलर वन। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि भाई जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट यू गाइस कैन जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस थिंग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें बेसिकली यही दिखा रखा है कि कहीं ना कहीं जो सारे सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, चाहे कोई भी एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपस में इनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है या मैं कहूँ इनका जो ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज showing respiration mediated breakdown of different organic molecules to CO2 and H2O, ठीक है। एम्फीबॉलिक का मतलब आपको समझ आ गया कि भाई ये कह रहे हैं कि ये दोनों तरह की रिएक्शंस करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ पे इस डायग्राम से ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो भी ये सबस्ट्रेट्स हैं इनके जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज है वो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे से, ओके। जैसे आप देखो फैट्स जो हैं वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में और इन दी एंड जाके किस में कन्वर्ट होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में। अगेन जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है, ये पहले किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में, और ये तो हमने ग्लाइकोलिसिस तो देखा ही था, ओके। अगेन अगर प्रोटीन्स भी है तो दीज विल कन्वर्ट इन द एमिनो एसिड्स एंड देन विल जॉइन द then will make the pyruvic acid and further join the Krebs cycle and make the H2 and CO2। तो बेसिकली ये सब क्या होता है, आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटर रिलेशनशिप इनकी होती है, ओके। और एंड में जब जाके क्या बनाते हैं, H2O और CO2 बनाते हैं, ओके। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट का मतलब क्या होता है कि इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ the amount या volume of CO2 evolved and the volume of O2 consumed, ठीक है। ये क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, फैट्स के लिए अलग, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग और प्रोटीन्स के लिए अलग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होगा वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बिकॉज जो अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। CO2 और O2 क्या होता है, इक्वल होते हैं, इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है वो क्या होता है, 1, ठीक है। ये इन्होंने किससे दिखाया है, इस रिएक्शन से, ठीक है, कि C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ CO2 और O2 आ रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए इनका रेस्पिरेटरी क्वोशंट भी क्या होगा, 1 होगा, ओके। अगेन व्हेन इट कम्स टू द फैट्स, ठीक है, फैट्स का जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है इट इज लेस देन 1, ठीक है। और अगर अपन प्रोटीन्स की बात करें तो इट इज 0.9, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें तो इट इज 0.9 एंड फैट्स की बात करें तो इट इज लेस देन 1, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, 0.7, ओके। तो अपन मान लेते हैं फैट्स का क्या हो जाएगा 0.7 या लेस देन 1 और प्रोटीन्स का क्या हो जाएगा 9, ओके। तो ये है बेसिकली हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड दिस एंड्स अवर चैप्टर। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ा हो। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन तो क्या होता है, हमारा जो ह्यूमंस में या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस होता है, ठीक है। कंबशन का जो प्रोसेस है इट डज नॉट अकर इन दी बेसिकली ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये पता है हमको। एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, ये भी पता है हमको, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जो कि
एंड नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन होने के पहले का मटेरियल है. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होंगे हमारे सबसे कॉमन? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. अब जो थर्ड क्वेश्चन है यही पूछ रहा है कि गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. दे सकते हैं ये अपन. ओके. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक प्लेस. ठीक है. हम ये चीज पढ़ चुके हैं. ओके कि कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है. पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन हमने अच्छे से पढ़ा है. ठीक है. ये अपन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी कर सकते हैं. क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ ली है. डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके. ये O2 की प्रेजेंस में होगा, ये O2 की एब्सेंस में होगा. ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन कर चुके हैं. ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल कर चुके हैं. ठीक है. अब ये पूछ रहा है व्हाट आर द अजम्पशंस मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी. अभी हमने पढ़ा था कि भाई सारी चीजें क्या हो रही है, अपन मान लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है लगातार. ठीक है. हाँ, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये हमने माना था. ठीक है. कि कोई भी सबस्ट्रेट और ऐड नहीं होता. इंटरमीडिएट प्रोसेस जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसी साइकिल में चलते हैं और कोई कंपाउंड और नहीं बनाते फर्दर. ये जो कुछ हमने अभी देखे थे दीज वर दी अजम्पशंस बेसिकली. ठीक है. अब ये कह रहा है रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों होती है. ये पैराग्राफ आप रीड करके लिख सकते हो. ओके. डिफाइन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर दी फैट्स. हमने रिएक्शन देखी थी, हमने वैल्यू देखी थी 0.7 आ रही थी. ठीक है. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, CO2/O2. व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अपन ने बता दिया था, अपन ने पढ़ लिया था. ओके. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन दी रेस्पिरेशन. ठीक है. तो अगर ये पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई इसका स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी का क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये क्या होती है कि अलग अलग जगह पे ये एनर्जीज जो हमारी है वो क्या होती है, यूज होती है. ठीक है. तो इसलिए क्या होती है कि जब ये मैं कहूँ कि जब इनका स्टेप वाइज रिलीज होता है, ठीक है, तो इट इज मोर इजी. It is more easy. Okay. So this basically completes this chapter. Okay. And in the next class we'll start with the new chapter. Thank you.